चलिए देखेंगे हम लोग का जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव चल रहा था, जिसमें चैप्टर नंबर 12 आज करेंगे। 12 के अंतर्गत है पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी, जिसके अंदर भी पहला पार्ट है उत्तर भारत यानी कि राजपूत काल। राजपूत काल से आपको एक दो प्रश्न अक्सर मिलता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से हम लोग करेंगे आराम आराम से, और जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर रिपीट भी कर लेंगे। और पिछला जिनका भी क्लास छूटा होगा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और जो कोई बोल रहे थे अभी कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो जो चैनल पे नया होंगे या जो कभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का एक होता है उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक ना। जैसे घंटी बजता वैसा रहेगा, तो उससे आपको रिकमेंडेशन में आ जाएगा। और कभी कभी वीडियो का जो लाइक वाला बटन होता है उसको दबाइएगा तो और हमेशा के लिए रिकमेंड कर देगा। जब भी अपलोड होगा वो आपके पास मैसेज चला जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है, आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी सब। पहला कहता है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। कौन सा काल? राजपूत काल कहा जाता है। यानी कि जो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसमें 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो समय होता है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था, ये प्रश्न अक्सर पूछता है। राजा दाहिर हुआ करता था सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय। तीसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? किसको? ब्राह्मणों को। बढ़िया प्रश्न है, इसको समझिएगा। एक ही साथ तीन प्रश्न है। सबसे पहला कि जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम। किस वर्ग पर लगाया, तो बाकी अन्य सभी मुसलमान बौद्ध निम्न जाति के लोग पर लगाया, मगर किस पर नहीं लगाया, तो ब्राह्मणों पर नहीं लगाया। यानी कि प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर सी। अगला है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के कारण महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। कहाँ? आबू पर्वत पे। ढिल्लिका या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर ने किया। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब लोग जो था भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? चंद्रवर दाई ने लिखे। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाइए। 9 नंबर का तो देखेंगे प्रतिहार या परिहार, इसका हो जाएगा कन्नौज। चंदेल का हो जाएगा क्या? खजुराहो। परमार या पवार का हो जाएगा धार। और चालुक्य या सोलंकिया का हो जाएगा अनिलवाड़ा। एक बार फिर से, प्रतिहार या परिहार वंश की राजधानी कन्नौज, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो, परमार या पवार वंश की राजधानी धार, सोलंकी या चालुक्य वंश की राजधानी अनिलवाड़ा। ऑप्शन नंबर देख लेंगे कौन सा है। ऑप्शन नंबर है सी। 1 2 3 4। 10 नंबर, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है, त्रिभुवनेश्वर मंदिर लिंगराज। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा हमारा आबू पर्वत पर, राजस्थान। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों ने। खजुराहो के में स्थित जो मंदिर है इसका निर्माण चंदेल राजपूत ने करवाया। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था।
हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? विज्ञानेश्वर की पुस्तक है मिताक्षरा। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। कोणार्क का ब्लैक पैगोडा मंदिर। 18 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है राजवंश, दूसरी तरफ है राजधानी। तो 18 का सुमेलित कीजिएगा। पहला है चौहान या चाहमान, अजमेर। चौहान की राजधानी अजमेर। गढ़वाल या राठौर का राजधानी कन्नौज। गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़। और कलचुरी या हैहै की राजधानी त्रिपुरी। एक बार फिर से, चौहान या चाहवान की राजधानी अजमेर, गढ़वाल और राठौर की राजधानी कन्नौज, गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और कलचुरी या हैहै की राजधानी त्रिपुरी। है आगे ऐसा लग रहा है जैसे बैल खदेड़ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। 20 नंबर देखेंगे, फिर से एक तरफ है राजवंश, दूसरी तरफ है राज्य क्षेत्र। चौहान का राज्य क्षेत्र बताएंगे दिल्ली और अजमेर। प्रतिहार का राज्य क्षेत्र कन्नौज। परमार का राज्य क्षेत्र मालवा। चालुक्य या सोलंकी का राज्य क्षेत्र काठियावाड़। ऑप्शन नंबर ए। फिर से क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखेंगे। चौहान वंश की जो राज्य क्षेत्र है दिल्ली और अजमेर, प्रतिहार का कन्नौज, परमार का मालवा, चालुक्य या सोलंकी का काठियावाड़। अगला फिर से वही है राजवंश और राज्य क्षेत्र। मिलान कीजिए। 21 का जो है हमारा हो जाएगा चंदेल का जेजाक भुक्ती या बुंदेलखंड। कलचुरी का बताएंगे, कलचुरी का हो जाएगा चेदी। गढ़वाल या राठौर का कन्नौज और गुहिलौत का मेवाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चंदेल के राजवंश का राज्य क्षेत्र जेजाक भुक्ती या बुंदेलखंड, कलचुरी का चेदी, गढ़वाल या राठौर का कन्नौज, गुहिलौत का मेवाड़। अगला फिर से सेम चीज़ है, राजवंश और संस्थापक ईश्वर बताना है। तो बताएंगे कि चौहान का संस्थापक कौन है? वासुदेव। चौहान का संस्थापक वासुदेव। परमार का संस्थापक सियक टू श्रीहर्ष। सियक टू श्रीहर्ष। चालुक्य या सोलंकी के संस्थापक मूलराज प्रथम। और चंदेल का संस्थापक नन्नुक चंदेल। नन्नुक चंदेल जो है चंदेल वंश का है। चालुक्य या सोलंकी का मूलराज प्रथम है। परमार जो है सियक टू श्रीहर्ष का है। और चौहान जो है वासुदेव का। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ है राजवंश और संस्थापक, तो बताएंगे। 23 का जो है देखेंगे, कहता है कौन सुमेलित नहीं है, तो राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का संस्थापक विद्यालय नहीं दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। बाकी चंदेल का नन्नुक चंदेल, गढ़वाल का चंद्रदेव, कलचुरी का कोक्कल प्रथम था। 24 नंबर देखेंगे, हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? हरिकेली नाटक के रचयिता चौहान शासक भृगुराज चौथा, या जिसे हम बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। हरिकेली नाटक के रचयिता चौहान शासक भृगुराज चौथा। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर किस नाटक का अंश है? हरिकेली का है, जो कि भृगुराज ने लिखा था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह का अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ विजय में सामने आई थी। 27वां है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। पाल वंशीय शासक धर्मपाल। आगे 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर में जो है नंदी मूर्ति। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो का, हाँ, एमपी में है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? इनमें से कौन एक नया यश? लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयदेव किसमें था? लक्ष्मण सेन में। ऑप्शन नंबर डी। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर
नागर शैली में, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन थे? कौन हो जाएगा? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये अक्सर पूछता है, ठीक है। त्रिकोणीय संघर्ष में जो था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट था, ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, पुरी में। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो कोणार्क में जो विशाल सूर्यदेव मंदिर है, यानी कि कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर किसने बनवाया है? तो नरसिंह प्रथम ने बनवाया है। अजयपाल संस्थापक थे कहाँ के? अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? कविराज किसको कहा जाता है? भोज परमार को कहा जाता है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? चलिए देखेंगे। तो सम्रांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व, ऑप्शन नंबर सी। सम्रांगन सूत्रधार का विषय क्या है? सम्रांगन सूत्रधार का विषय स्थापत्य शास्त्र। सम्रांगन सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। अगला है कि उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों की निराश्रित हो गए। अध्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती या पंडिता खंडिते सर्वे भोजराजे दिवंगते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? ध्यान से अगर कथन पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा। भोजराज परमेर है ना, यहाँ देखिए आखिरी में लिखा हुआ भोजराजे दिवंगते, तो किसका है? उसकी मृत्यु में धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। ये भोजराज परमेर का है, परमार का। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के राज दरबार में आचार्य हेमचंद्र को, जो कि जैन धर्म से थे, इनको संरक्षित किया गया था। आगे 43वां है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? कौन किया था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव। धंगदेव ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा संबत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबत भी कहलाता है? कौन सा? त्रैकुटक संबत। त्रैकुटक संबत जो है इसे कलचुरी संबत भी कहा जाता है। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र। लक्ष्मीधर की रचना है कृत्य कल्पतरु और कल्पद्रुम, ये जो है गोविंद चंद्र के समय लिखा था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? सबको पता होगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। नैषेध्य चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र। नैषेध्य चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष जयचंद्र के राजकवि थे। सबके नींद आ रहा है का जी? हैं? खूब मजा आवा है ना नींदावले में। लोरी सुनावे कहाँ? लल्ला लल्ला लोरी और दारू के कटोरी। हैं? अच्छा चलिए 49 नंबर देखेंगे। कहता है निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर। आइए 50 नंबर है, एक दूसरे को सुमेलित करना है। एक तरफ है ग्रंथकार और दूसरा है ग्रंथ। देखेंगे कल्हन। कल्हन का कौन सा ग्रंथ है? राजतरंगिणी। बिल्हन का विक्रमांक देव चरित्र। जैनक। जैनक का पृथ्वीराज विजय। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज विजय है जैनक का, और सोमदेव ललित विग्रहराज। एक बार फिर से, कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी,
बिल्हन का विक्रमांक देवचरित और जैन का पृथ्वीराज विजय, ध्यान रखिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का और पृथ्वीराज विजय जैन का, और सोमदेव का ललित विग्रह राज, ऑप्शन नंबर ए। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? किसके लिए? कन्नौज के लिए हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? धर्मपाल ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल जो है ये किसका था? तो वत्सराज का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 का ये कर लीजिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो वत्सराज ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ है? 53 का देखेंगे, 8वीं सदी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार राजवंश ने किया था। आरंभ और अंत दोनों प्रतिहार ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थे? राष्ट्रकूट। फिर से एक बार, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन था? तो राष्ट्रकूट था। 56 नंबर, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, ऑप्शन नंबर ए। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। आगे प्रश्न है 57 नंबर की पाल वंश की राजधानी थी कहाँ? 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्दगिरी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग या दंती बर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड या मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड या मान्यखेट। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि लिया था? बढ़िया प्रश्न है ये। मिहिर भोज ने लिया था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? अलमसूदी। गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर और उस वंश के शासक को बौरा कहा था अलमसूदी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्र पाल प्रथम। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्र पाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार यानी कि थे, दरपाल थे? लक्ष्मण। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार यानी कि अर्थात द्वारपाल थे। 64 कहता है कि 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्या कहता है कि सामंती सरदारों ने चुना था। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में किया था। कौन चुना? तो सामंती सरदारों ने चुना था। 65 नंबर, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोठल ने उत्तरापथ स्वामिनी का कहा था? धर्मपाल को। ये अक्सर पूछते रहता है, कवि सोठल जो है उत्तरापथ की स्वामी किसको कहा है? धर्मपाल को कहा। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? रोहमा। पाल को। अरब यात्री था सुलेमान, इसने रोहमा कहकर संबोधित किया पाल को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचयिता कौन है? जिमुतवाहन। दाई भाग के रचयिता जिमुतवाहन। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी। रामचरित, ये सिर्फ रामचरित है। रामचरित के रचनाकार संध्याकर नंदी। रामचरित मानस बोलेगा तब कालिदास। देखिए, सॉरी, तुलसीदास। रामचरित मानस किसका? तुलसीदास। हाँ, तुलसीदास। रामचरित मानस तुलसीदास। तो याद रखिएगा, ये अंतर हम आपको बता दिए। रामचरित है जो कि संध्याकर नंदी है और रामचरित मानस जो है तुलसीदास का है, तो ध्यान रखेंगे। आगे 69 नंबर, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने? सेन वंश ने। पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन। कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन। दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना बल्लाल सेन।
कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश। ये प्रश्न पूछते रहता है, ठीक है। रानी दिद्दा कहाँ की शासक थी या राजकुमारी थी? तो कश्मीर का। वंश कौन था? तो लोहार वंश का। आगे कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बढ़िया प्रश्न है। ओशनम स्मृति में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति। अब आएंगे 75 नंबर, मिलान करना है, मिलाइए। नागर शैली, कल भी हम लोग कहीं पर पढ़ रहे थे, इसके बारे में चर्चा किए थे। नागर शैली किसको कहेंगे? उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र को। बेसर किसको कहेंगे? बेसर कहते हैं विंध्य से कृष्णा तक के। और द्रविड़ किसको कहते हैं? कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। इसको एक बार फिर से समझेंगे। पहला तो कि ये जो क्षेत्र दे दिया है, ठीक है, नागर शैली जो कि उत्तर भारत में होता है, उत्तर भारतीय मंदिर वगैरह जो बने होते हैं वो नागर शैली होता है। तो वही कह रहा है उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक, यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तर में, ठीक है। बेसर शैली उसको कहते हैं जो नागर और द्रविड़ का मिलन होता है, मिक्सचर होता है उसको, जो कि विंध्य यानी कि मध्य प्रदेश का हिस्सा से लेकर के कृष्णा डेल्टा यानी कि आंध्र प्रदेश के आसपास तक। और उसके बाद है द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत का है, वो कृष्णा यानी कि आंध्र प्रदेश से लेकर नीचे कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। ऑप्शन नंबर ए। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह युक्ति किसकी है? 76 का अल-बरूनी का है। 77 मिलान करना, मंदिर और निर्माता। लिंगराज मंदिर केसरी नरेश, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर वाला केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर पुरी वाला अनंत वर्मा चोड़गंग पूर्वी गंग नरेश। और सूर्य मंदिर कोणार्क वाला नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश। एक बार फिर से, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर केसरी नरेश, जगन्नाथ मंदिर पुरी अनंत वर्मा चोड़गंग पूर्वी गंग नरेश, और सूर्य मंदिर कोणार्क नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश। ऑप्शन नंबर ए। आगे गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? शैव वैष्णव और जैन तीनों से। शैव वैष्णव और जैन तीनों संप्रदाय से संबंधित है खजुराहो के मंदिर। आगे ये कुछ और बचा है। 80 नंबर कहता है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा में। उदयपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? मतलब कि उदयपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक बोल रहा है गोपाल। आगे है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। कल्हनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग है। ये प्रश्न पूछते रहता है, इसको याद रखिएगा, 8 तरंग है। अगला है 84 नंबर, सुमेलित करना। एक तरफ है मंदिर और दूसरी तरफ है निर्माता। तो देखेंगे 84 कहता है चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो किसने बनवाया? तो यशोवर्मन ने। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो का यशोवर्मन। कंदरिया महादेव मंदिर या खजुराहो धंग ने बनाया। विमल बसही मंदिर आबू या दिलवाड़ा विमल शाह बैश्य ने। लून बसही या देवरानी जेठानी मंदिर या आबू मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर, ये सभी तेजपाल और वस्तुपाल। ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से, चतुर्भुज या विष्णुपाद मंदिर खजुराहो का यशोवर्मा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का धंग, बमल बसही मंदिर आबू या दिलवाड़ा विमल शाह वैश्य, लून बसही या देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा तेजपाल व वस्तुपाल। आइए एक और बचा है, सुमेलित करना है फिर से। मच्छेंद्र नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर। सूर्य मंदिर मोढेरा और चौमुख मंदिर पालीताना। ऑप्शन नंबर ए। मच्छेंद्र नाथ का मंदिर अमरकंटक, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट या जबलपुर, सूर्य मंदिर मोढेरा और चौमुख मंदिर पालीताना। तो ये था पूरे राजपूत काल का 85 प्रश्न, है ना।
तो फ्रेंड मिलेंगे अब अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आखिरी आपका दक्षिण भारत यानी कि प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने जो हमारे पेड ग्रुप के जो बच्चे हैं उन लोगों ने डिसाइड किया है बायोलॉजी का, यानी कि साइंस पार्ट को ले चलेंगे, क्योंकि लूसेंट का जो मेन सब्जेक्टिव बुक है उसका भी बायोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है। तो उसमें ज्योग्राफी को अभी हम लोगों ने पोस्टपोन किया है, बायोलॉजी पर लोगों ने ज़्यादा जोर देने के लिए बोला, तो इसलिए बायोलॉजी सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे और जो ऑब्जेक्टिव भी एक साथ पढ़ेंगे। आप लोगों का भी क्या विचार है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसके बाद हम लोग और विचार करेंगे। तो उम्मीद करेंगे आप लोग ये सारी बातें समझ गए होंगे। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं लूसेंट के, तो दोनों वीडियो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। और अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।